हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मेंटोस इंस्टीट्यूट। मैं अब्दुल्लाह आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पे, जहां हम CUET के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर 1 और 2 पूरी तरीके से फिनिश कर दिया हमने। चैप्टर 3 का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। इसमें हम PYQs बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहें। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम PYQs को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 वैद्युत धारा के PYQs को देखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का PYQs। पिछले लेक्चर में शायद हमने 30 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज 30वें क्वेश्चन से PYQs स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक धात्विक तार को नियत विभवांतर पर रखा गया। कोई एक धात्विक तार है, उसके विभव को क्या किया गया है, नियत रखा गया है। धात्विक तार का ताप बढ़ाने पर उसमें इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग, हम इसको किससे लिखते थे, VD से। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। निम्न विकल्पों में सही उत्तर से रिक्त स्थान भरें। तो पहला ऑप्शन ये है, बढ़ेगा। अपवाह वेग क्या होगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग घटेगा। या अपवाह वेग घटेगा, इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग घटेगा। या अपवाह वेग बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग बढ़ेगा। या अपवाह वेग घटेगा, इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग बढ़ेगा। देखो होता क्या है कि अगर हम किसी भी धात्विक तार का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उसका अपवाह वेग घट जाता है और इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए प्रतिरोधों के मिश्रित संयोजन के लिए बिंदुओं A एवं B के मध्य कुल प्रतिरोध, देखो यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है, इसके बीच हमें क्या ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। देखो बहुत सिंपल फंडामेंटल एक चीज लेके चलेंगे। अगर श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हो तो हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम सीरीज के लिए R1 + R2 कर देते हैं। वहीं अगर क्या नाम है, पैरेलल कंबाइनेशन में होता तो हम क्या कर देते हैं, अगर दोनों बराबर हो तो उसका क्या कर देते हैं, हम हाफ कर देते हैं उसका। वैसे R पैरेलल का 2 के लिए क्या होता है फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ इन दोनों 4 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध की। ये दोनों कैसे, श्रेणी क्रम में, 4 ओम और 4 ओम कैसे, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ करते हैं हम। यहाँ पे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मैं R' ले रहा हूँ। R' कितना हो जाएगा, दोनों का श्रेणी क्रम में तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो R' कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 ओम। अब ये 8 ओम, इसकी जगह अगर मैं 8 ओम का एक प्रतिरोध लगा दूं तो ये 8 ओम और इस वाले 8 ओम के साथ कैसा हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में मैंने बताया अगर दोनों सेम हो, देखो अगर दोनों R1 और R2 बराबर हो तो श्रेणी क्रम में तो डबल हो जाता और समांतर क्रम में क्या कर देते, उसका आधा कर देते। तो 8 ओम और 8 ओम का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जिसे मैं R" कह दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, देखो 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में, तो 8 ओम और 8 ओम का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 ओम और इसके साथ 4 ओम और ये 4 ओम, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ये तीनों किस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये अगर मैं इसे थोड़ा मैं डायग्राम को ही सोल्व कर दूं, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं डायग्राम को ही सोल्व कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये तो हमारा पहले था कितना, 6 ओम, फिर 4 ओम, और फिर हमने इन दोनों को सोल्व करने पे कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को सोल्व करके 4 ओम आया। तो यहाँ पे मैं 4 ओम कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इधर हमारा ये रहा 4 ओम, यहाँ पे हमारा कितना है, ये 8 ओम है। ये 4 ओम आ चुका हमारे पास, सॉरी ये 8 ओम आ चुका, 4 4 को, ये तुम्हारा 8 ओम है, ये 4 ओम है, और ये भी कितना हमारा 4 ओम है। और यहाँ पे भी एक 12 ओम का प्रतिरोध कनेक्टेड है, ये कितना है 12 ओम है, और यहाँ पे फिर 6 ओम कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा A है और ये क्या है, B है। अब अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ, 8 ओम और 8 ओम को, चूंकि समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या हो जाता है, आधा हो जाता, तो इसकी जगह 4 ओम आ जाएगा। अब ये 4 ओम और इन दोनों का तुल्य 4 ओम और ये वाला 4 ओम किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R', वो हो जाएगा 4 + 4 + 4। तो ये R', जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 ओम। अब ये जो 12 ओम आया, ये इस 12 ओम के साथ में कैसे है, समांतर क्रम में है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R4', ये निकल के आ जाएगा। मैंने बताया अगर समांतर क्रम में तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आधा कर दो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम।
R ट्रिपल डैश 6 ओम। अब ये 6 ओम, इसका 6 ओम और ये 6 ओम, तीनों कैसे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो इसको क्या कर दोगे, सिंपली ऐड कर दो 6 6 6। तो R कितना आ जाएगा 6 6 12 और 6 18 ओम। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको मैं सिंपली बिना कैलकुलेशन के सोल्व करना चाहूँ तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो अगर बिना कैलकुलेशन के सोल्व करना चाहो, बहुत सिंपल वे में सोल्व करना चाहें तो देखना, सिर्फ डायग्राम को ही सोल्व करते चले जाओ। मैं यहीं पे ही डायग्राम सोल्व करवा दूँ, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे कर दूँ। अगर ये कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत इशू आया हो तो देखो डायग्राम कैसे सोल्व करना है इसका। ये देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर मैं इन दोनों 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, देखो इस तरीके से लाइन में है, एक लाइन में, तो ये श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो, 4 और 4 8 ओम। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूँगा, देखो मैं फिलहाल इसे बना रहा हूँ, ये सॉरी ये हमारा एक 8 ओम का प्रतिरोध है। इसके साथ जो 4 और 4 को हमने सोल्व किया वो भी अब हमारा कैसे हो जाएगा, इस दोनों 4 और 4 की जगह मैं एक 8 ओम का प्रतिरोध ले लूँ। और ये क्या है हमारा 8 ओम का प्रतिरोध। यहाँ पे है 4 ओम, यहाँ कितना है 4 ओम, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। और यहाँ पे कितना 4 ओम के नीचे ये रहा 12 ओम का प्रतिरोध है, ये कितना है 12 ओम का प्रतिरोध, और शायद यहाँ 6 ओम का, हाँ ये भी 6 ओम का प्रतिरोध है, और ये भी कितना है 6 ओम का प्रतिरोध। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं कर रहा हूँ सोल्व। तो इन दोनों का देखना 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में, तो मैंने बताया समांतर क्रम में ये दोनों की तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 8 और 8 की जगह कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। अगला अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो इस टोटल की जगह तो आ जाएगा हमारे पास एक 4 ओम का प्रतिरोध, ये 4 ओम का प्रतिरोध। हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया तो ये हमारा एज इट इज रह जाएगा 4 ओम, और इसके नीचे यहाँ पे ये 6 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पे फिर हमारा क्या है 4 ओम है शायद, हाँ ये 4 ओम है, और यहाँ पे एक लगा दो 12 ओम का प्रतिरोध, ये कितना है 12 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ कितना है 6 ओम का प्रतिरोध। ये हमारा पॉइंट ए था, पॉइंट ए और बी मत भूल जाना, ये ए है और ये क्या है बी है। तो ये तो पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है। अब देखो किसको सोल्व करें, ये 4 ये 4 ये 4 एक लाइन में ही है, ये 4 4 अगर हम देखें तो ये तीनों क्या है एक लाइन में ही कनेक्टेड है। तो 4 ओम 4 ओम और 4 ओम ये तीनों किस में कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध अगर देखें तो 4 4 8 4 12, क्योंकि श्रेणी क्रम में सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। तो इसकी जगह मैं सिंपल एक 12 ओम का प्रतिरोध लगा दूँ, यहाँ हो जाएगा हमारा 12 ओम, और इसके नीचे भी ये हमारा क्या है, ये देखो ये 12 ओम का प्रतिरोध है, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। और इसके नीचे ये कितना है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम है, और यहाँ पे भी क्या है एक 6 ओम का प्रतिरोध। अब अगर मैं क्या करूँ इन दोनों को सोल्व करूँ, 12 ओम और 12 ओम को सोल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा समांतर क्रम में। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि समांतर क्रम में क्या हो जाता है, तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध इसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह इन दोनों की जगह अगर मैं एक प्रतिरोध लगाऊं तो उसका क्या हो जाएगा वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 ओम, और ये 6 ओम इस तरीके से 6 ओम, और यहाँ पे भी एक 6 ओम का प्रतिरोध कनेक्टेड है। अब देखना ये तीनों एक लाइन में, तो तीनों एक लाइन में अगर कनेक्ट करोगे तो 6 6 12 और 6 18 ओम का एक ही प्रतिरोध, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पॉइंट ए रह जाएगा और यहाँ पॉइंट बी। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हाँ 32 अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल एवं 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। प्रतिरोध 0.5 ओम प्रतिरोध के तार से जुड़े हैं, मतलब ये बाह्य प्रतिरोध होगा, कोई आर से जुड़ा है। और उसी विद्युत वाहक बल का एक और सेल धारा को बढ़ाने के उद्देश्य से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और उसी विद्युत वाहक बल का मतलब 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का क्या है, उसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है ताकि धारा का मान क्या हो सके, बढ़ सके। किंतु धारा का मान समान रहता है, लेकिन धारा क्या रहता है अभी भी पहले के इतने रहता है। द्वितीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो हमें द्वितीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब R2 फाइंड आउट करना है। नीचे भी तो देखो पहली स्थिति हम लोग देखते हैं, यहाँ सुनना ध्यान से। पहला कंडीशन क्या है, एक 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल एवं इतना आंतरिक प्रतिरोध, मतलब मैं एक डायग्राम बना ले रहा हूँ, ये कोई सेल है हमारे पास प्लस माइनस, और यहाँ पे एक आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है,
0.5 ओम के प्रतिरोध के तार से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, कोई एक 0.5 ओम के प्रतिरोध, ये रहा, ये 0.5 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है, इसका वैद्युत वाहक बल ये है। ठीक है, तो इस कंडीशन में धारा कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है हमें, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R होता है। तो यहाँ पे तो ये रह जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, अगर मैं धारा निकालूँ, E की वैल्यू कितना हमारे पास 1.1 अपॉन स्मॉल r भी 0.5 और कैपिटल R भी 0.5 है। तो ये हो जाएगा हमारा धारा की वैल्यू 1.1 अपॉन 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1, तो धारा आ जाएगा हमारा 1.1 एम्पियर। ये पहले कंडीशन में। अब दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं, यहाँ एक मिनट में एक लाइन खींच दे रहा हूँ। दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे कंडीशन में देखना क्या बताया गया। दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि इसी के साथ एक और सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। मतलब सेकंड सिनेरियो क्या है, इसी के साथ एक और सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये पहला सेल है हमारा और ये दूसरा सेल है। आंतरिक प्रतिरोध दोनों का अलग अलग, इसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ 0.5 ओम है, ये भी E है और ये भी कितना है E। तो इसका कुछ ना कुछ हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध R2 होगा और प्रतिरोध वही है हमारा, बाह्य प्रतिरोध जो है वो क्या है, सेम है हमारे पास। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अब इसका ये जो दूसरा सेल जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जबकि धारा का मान नियत रहता है। मतलब धारा हमारे पास अभी भी कितना है, सॉरी ये 1.1 होएगा, ये 1.1 होएगा ना, 1.1 था, 1.1 एम्पियर। तो इस बार धारा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाए, I इज इक्वल्स टू E प्लस E, मतलब दो वैद्युत वाहक बल है, दो सेल जुड़े हुए श्रेणी क्रम में, अपॉन R1 तो इसका क्या नाम है आंतरिक प्रतिरोध, प्लस कैपिटल R जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये 0.5 प्लस R2 कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाले सेल का वैद्युत वाहक बल। धारा हमारे पास कितना 1.1, E प्लस E कितना हो जाएगा 2E, क्योंकि दोनों का वैद्युत वाहक बल सेम है। R1 की वैल्यू 0.5, कैपिटल R की वैल्यू 0.5 प्लस R2, इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 1.1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और E की वैल्यू कितना 1.1 अपॉन 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1.0 प्लस R2। तो 1.1 से 1.1 खत्म और ये यहाँ आ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1.0 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 2, तो R2 आ जाएगा 2 माइनस 1.0। तो R2 की वैल्यू सॉल्व करने पे दो में से एक क्या बचेगा, 1 ओम। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, 1 ओम, ये ओम होगा, सॉरी C लगा हुआ है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, इस क्वेश्चन सिंपल ही है, क्या है कि पहले एक सेल जुड़ा हुआ था और बाद में इसमें धारा को बढ़ाने के लिए हमने एक और सेल श्रेणी क्रम में जोड़ा था, लेकिन हुआ क्या, धारा पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, जितना धारा पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 क्या कहता हूँ 33 ये कह रहा है P, Q, R और S चार प्रतिरोध, अरे यार ये क्यों ऐसा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है P, Q, R और S चार प्रतिरोध तार क्रमशः 3, 3, 3 एवं 4 ओम होगा, यहाँ पे 4 ओम के हैं एवं वे व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की चार भुजाओं का निर्माण के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, ब्रिज को संतुलित करने के लिए जिस प्रतिरोध के साथ इसको शंट किया जाना चाहिए उसका मान है। चलिए इसको पहले मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ। ये कुछ मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें यहाँ से स्मॉल इरेजर, ये हमारा पहला प्रतिरोध जुड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ दूसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं, यहाँ तीसरा प्रतिरोध जोड़ देते हैं और यहाँ पे चौथा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, देखना क्या है तीनों में कितने का है, ये हमारा पहला है 3 ओम, दूसरा भी इसमें कितना जुड़ा हुआ है, ये 3 ओम है, तीसरा भी यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है हमारे पास 3 ओम है, और चौथा जो है वो 4 ओम का प्रतिरोध है। चौथा कितना है 4 ओम का प्रतिरोध। ये रहा हमारा 3 ओम 3 ओम 3 ओम और इसमें 4 ओम जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है इसको संतुलित अवस्था के लिए, संतुलन के लिए इसमें शंट जो जोड़ते हैं, शंट को कैसे जोड़ना है हमें यहाँ पे
पैरेलल ये जो जोड़ना है शंट, ये कह रहा है ये किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। शंट में मान ले रहा हूँ कोई 1 ओम प्रतिरोध का हमें यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, शंट कनेक्ट करना है। पहली बात देख लेते हैं। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था क्या होता है? संतुलन अवस्था की अगर हम बात कर ली जाए, संतुलन अवस्था याद हो, अगर सपोज कर लो मैं कह रहा हूँ ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो क्या होता था? P/Q इज इक्वल्स टू R/S, यही तो होता था। अब देखना यहाँ पे P/Q अगर निकालूँ तो 3/3 कितना आ जाएगा? 1। मतलब इन दोनों का रेशियो भी कितना आना चाहिए हमारे पास? 1 आना चाहिए। तो ये तो 3 है, इसको 3 करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस वाले को अगर मुझे 3 करना है तो क्या करना होगा? देखो 4 और इस को समांतर क्रम में जोड़ के, मतलब हमारा पहला प्रतिरोध मान लो ये R1 तो S है और R2 कितना है? ये 4 ओम है। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना और तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आना चाहिए? 1 ओम आना चाहिए। एक ही तो आना चाहिए ना, इन दोनों का तुल्य कितना? सॉरी 3 और 3 रखोगे, सॉरी ये 3 ओम आएगा, क्योंकि 3/3 करोगे तो 3/3 कितना आ जाएगा? 1 आएगा। यहाँ पे 3 और इसे भी 3 करना है ना, तो 3/3 करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमें नेट रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 3 ओम आना चाहिए। तो वही सोल्व कर लेते हैं। R इज इक्वल्स टू क्या होता है? R1 R2/R1 प्लस R2। R कितना आना चाहिए? रिजल्टेंट 3 आना चाहिए। R1 कितना हमारे पास? 4 ओम गुना S/4 प्लस S है। S है ये S। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ, तो 3 4 जा 12 प्लस 3S इज इक्वल्स टू 4S। तो 4S माइनस 3S कितना हो जाएगा? 4S माइनस 3S इज इक्वल्स टू 12। 4 में से 3 गया, S की वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 ओम। मतलब 12 ओम का प्रतिरोध हम कैसे कनेक्ट करेंगे? उसमें हम 12 ओम के प्रतिरोध को वहाँ पे किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा? ये संतुलन हो। तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़ें। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये तीनों, ये देखो, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 3 ओम है। तो सिंपल सी बात है, इसको भी हमें क्या करना होगा? 3 ओम करना होगा। चूँकि हमारे पास 4 ओम है, तो इसको हमें 3 ओम करने के लिए घटाना है। जब भी हमें प्रतिरोध को घटाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसके समांतर क्रम में कनेक्ट करते हैं। तो समांतर क्रम में हमने एक S कनेक्ट कर दिया, तो हमें इसका रिजल्टेंट मतलब नेट तो हमें 3 करना है। ये R1 मान लिया हमने, और ये कितना माना था हमने? R2 माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले धात्विक तार का V वोल्ट का पर प्रतिरोध R है। V वोल्ट पर प्रतिरोध क्या है? R है। प्रतिरोधकता रो है, ये रो एवं अंकित शक्ति P है। तार को वास्तविक त्रिज्या की आधी त्रिज्या तक घटाने के लिए एक समान रूप से खींचा जाता है। इस प्रारंभिक त्रिज्या से क्या कर दिया जाता है? उसकी त्रिज्या आधी करने के लिए एक समान रूप से खींचा जाता है। V वोल्टता पर अंकित शक्ति प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध को क्रमशः P डैश, यह है रो डैश एवं R डैश से दर्शाया जाता है। संगत मानों का उचित संबंध क्या होने वाला? अब ये सब हमें रिलेशन बताना, हमसे ये पूछा जा रहा है कि रो डैश इज इक्वल्स टू 2 रो, ठीक है, R डैश इज इक्वल्स टू 2R, P डैश इज इक्वल्स टू 2P। ये शक्ति की बात की जा रही है। तो इन सबको रिलेशन, सबसे पहले हम त्रिज्या में रिलेशन निकाल लेते हैं, सॉरी प्रतिरोध में रिलेशन निकालते हैं। सुनना ध्यान से। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? R इज इक्वल्स टू रो L/A होता है। अगर हम त्रिज्या को परिवर्तित कर देते हैं, त्रिज्या को क्या कर दे रहे हैं? यदि त्रिज्या आधी कर देते हैं, त्रिज्या आधी करने पर लंबाई क्या हो जाता है? L तो हो जाता है L डैश, क्षेत्रफल हो जाता है, हम ये निकाल लेते हैं कि क्या होने वाला। तो हम त्रिज्या R डैश भी निकाल लेंगे, सॉरी त्रिज्या कह रहा हूँ, ये प्रतिरोध निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहली बात, अगर हम त्रिज्या आधी कर रहे हैं तो A डैश कितना हो जाएगा? देखना, A डैश इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, और R क्या हो जाएगा? R/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको पाई इंटू R स्क्वायर बाई 4। मतलब नया जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर, तो पहले का क्षेत्रफल A/4, पहले का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब लंबाई की बात कर लेने कि लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा?
क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर उसका आकार बदल लेते हैं तो उसका आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। मतलब पहले का आयतन v और बाद का v डैश बराबर क्या हो जाएगा, v। तो पहले का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना क्षेत्रफल। ये होता है एल डैश इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एल इंटू ए। अब देखना एल डैश तो एल डैश ही रहेगा, ए डैश की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बाई फोर इज इक्वल्स टू एल इंटू ए। तो ए से ए खत्म, तो नई लंबाई जो हो जाएगी एल डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे, मतलब जो क्षेत्रफल है वो चौथाई से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा तब चूंकि R इज इक्वल्स टू रो एल, आर डैश की वैल्यू निकाल लो, एल डैश अपॉन ए डैश। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, आर डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो तो एक कांस्टेंट होता है, एल डैश की जगह क्या रखोगे 4l अपॉन ए डैश की जगह क्या रखोगे, ए बाई फोर। इसको सोल्व करोगे तो आर डैश इज इक्वल्स टू, रो तो ऐसे ही 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 4 जा 16 एल अपॉन ए। मतलब जो आर डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 16 टाइम्स आर के, ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर शक्ति की बात कर लेते तो P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, शक्ति क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह क्या रखोगे, 16r। तो ये आ जाएगा P डैश इज इक्वल्स टू P बाई 16। हम देख लेते तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट जा रहा है इसमें। R में 16, पहला ऑप्शन है रो डैश इज इक्वल टू 2r, यहाँ r बाई 2 है, यहाँ 16r। ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस एक रिलेशन हमें पता चल गया, आर डैश इज इक्वल टू 16r, बाकी सब तो क्या है, सब सेम, क्योंकि और अदर किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 750 वाट और 220 वोल्ट पर निर्धारित एक हीटर है। 200 वाट और 220 वोल्ट का एक विद्युत बल्ब इससे श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। जब परिपथ को 220 वोल्ट पर आपूर्ति हो तो बल्ब और हीटर द्वारा उपभोक्ता की जाने वाली शक्ति क्रमशः होगी। हमें शक्ति का मतलब क्या है, हमें बल्ब का और हीटर का, सबसे तो बल्ब और हीटर मतलब पीबी, बल्ब की शक्ति और हीटर की शक्ति क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना। सबसे पहली बात देख लेते हैं कि दिया क्या क्या। ये 750 वाट और 220 वोल्ट पर निर्धारित एक हीटर है। तो हीटर के लिए क्या क्या दिया गया है इसमें, हीटर के लिए देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, पावर, इसको मैं P1 कह दे रहा हूँ, ये 750 वाट है। और ये 220 वोल्ट क्या है, विभव है। विभव कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट है। तो हम इससे प्रतिरोध निकालेंगे, चूंकि प्रतिरोध क्या होता है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से R1 कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P1। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, R1 कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर का मतलब क्या है, V इंटू वी, 220 गुना 220, और अपॉन में कितना हो जाएगा 750। इसको कैलकुलेट करना कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, ये लगभग ये आ जाएगा आपको, इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा 22 गुना 22 484 और 10 अपॉन 75 ओम, इतना आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या नाम है, दूसरे वाले का भी प्रतिरोध कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके लिए है, जो कि अब हम कैलकुलेट कर लेंगे बल्ब के लिए। बल्ब का प्रतिरोध क्या है, बल्ब के लिए देखना हमारे पास क्या है, 220 वाट है विद्युत बल्ब, इसका पावर कितना है, 200 वाट है ना इस बार, 200 वाट। अगर यहाँ पे विभव की बात कर ली जाए तो V कितना है, 220 वोल्ट है। तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन P2। V2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इस बार, 220 गुना 220 और अपॉन में क्या आ जाएगा 200, 0 से 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो ये आ जाएगा 484। 2 से 11 बार में कैंसिल आउट ही कर दो ना इसे, तो ये आपको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करना इसे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 1 2 24, 242 हो। इसको कैलकुलेट करने पे 4840 अपॉन 75, तो ये कितना आ जाएगा 4840 अपॉन 75,
इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये R1 की वैल्यू आ जाएगी 64.53 ओम, और R2 कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा आपको 242 ओम। तो यहाँ पे हमें क्या स्पष्ट है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके श्रेणी क्रम में बल्ब को जोड़ते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसका पावर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे R2 इज ग्रेटर देन R1 है, तो क्या हो जाएगा, शक्ति P2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन P1 की हो जाएगा। अब ऑप्शन से देख लेते हैं, ये 124 ग्रेटर देन इससे, ये दोनों तो लेस देन, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको इस वाले क्वेश्चन में हमने क्रॉस चेक किया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किसी विशिष्ट अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होता है, रो की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर पर निर्भरता निम्न दर्शाए गए ग्राफों में से पहचानिए। ये प्रतिरोधकता और ताप के बीच ग्राफ है। तो देख लो यहाँ पे क्या है कि ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होता है, प्रतिरोधकता और ताप एकदम से स्लाइटली बहुत तेजी से घटता है, किसके लिए, अर्धचालक के लिए, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। नियत विद्युत वाहक बल का सेल पहले R1 प्रतिरोध से और फिर R2 से संयोजित किया गया। यदि दोनों संयोजनों द्वारा शक्ति का स्थानांतरण समान है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, R। सपोज कर लो कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है। तो हमसे ये कह रहा है कि दो पहले तो हम इसको, ये कोई सेल था, पहले इसको हम R1 प्रतिरोध के साथ कनेक्ट करते हैं, बाद में इसको हम R2 प्रतिरोध के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये देखा गया कि शक्ति 6, दोनों में शक्ति का स्थानांतरण क्या है, मतलब पहले कंडीशन में शक्ति मान लो P1 है और दूसरे कंडीशन में शक्ति क्या है, P2 है, ये दोनों क्या आता है, सेम आता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R क्या होगा। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले कंडीशन की अगर हम बात कर ले तो शक्ति क्या फॉर्मूला, क्या P = I² R होता। तो इस फॉर्मूले से देखना P की जगह P1 कितना हो जाएगा, I क्या होता फॉर्मूला, I = E/R प्लस कैपिटल R, जहाँ स्मॉल r क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, और मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और R क्या होता है कैपिटल R होता है बाह्य प्रतिरोध जिससे हम कनेक्ट करते हैं। तो I² के लिए क्या हो जाएगा, E पे स्क्वायर अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R की जगह क्या आ जाएगा, R1 का होल स्क्वायर इंटू R1। ये तो पहले के लिए आ जाएगा। तथा दूसरी कंडीशन में, दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, P2 = विद्युत वाहक बल इस बार भी सेम है, मतलब E² अपॉन आंतरिक प्रतिरोध तो वही रहेगा, अपॉन बाह्य प्रतिरोध इस बार हम R2 कनेक्ट कर रहे हैं और इंटू में R2। प्रश्न से ये कह रहा है कि P1 = P2 है, क्योंकि P1 और P2 क्या है, आपस में इक्वल है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, P1 क्या है, E² अपॉन R प्लस कैपिटल R1 का होल स्क्वायर इंटू R1 = E² अपॉन ये हो जाएगा R प्लस कैपिटल R2 का होल स्क्वायर और इंटू में R2। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल अप, E² से E² खत्म यहाँ पे R1 अपॉन, यहाँ से क्या कर लो, R1 अपॉन R2 ये हो जाएगा R प्लस कैपिटल R1 अपॉन R प्लस कैपिटल R2 और टोटल पे स्क्वायर लगा दें यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है इस साइड आके हमें स्मॉल r की वैल्यू सोल्व करनी है, तो क्या करोगे यहाँ से, अगर हमें स्मॉल r की वैल्यू सोल्व करनी है तो ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास √R1 अपॉन R2 = R प्लस R1 अपॉन R प्लस R2। अब इसको सोल्व करना है हमें R के लिए, फर्दर सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से अगर सोल्व कर लेना R की वैल्यू आ जाएगा √R1 R2, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है, किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे कि हम क्या कहते हैं संधि का, किरचॉफ का नियम विद्युत वाहक बल के किसी बंद परिपथ में या बंद लूप में संपूर्ण विभवों का योग क्या होता है, 0 होता है।
तो ये कह रहा है कि किरचॉफ का दूसरा नियम डैश के संरक्षण पर आधारित, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित। दूसरा नियम किस पे संरक्षण पर आधारित होता है? ऊर्जा पे। ध्यान रखना। और पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? पहला आवेश संरक्षण पे। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। और दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। किसी विभव मापी 1.5 वोल्ट का सेल तार 45 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु दर्शाता है। यदि इस मेल को दूसरे सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन 75 सेंटीमीटर पर खिसक जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल, हमें ये इससे पता है कि V1/V2 क्या होता है? L1/L2 के विभव मापी के लिए। तो ये हमारा V1 हो जाएगा और ये L1 हो जाएगा संतुलन दशा। तो ये L2 हो जाएगा। हमें V2 क्या है कैलकुलेट करना। तो वैल्यू रख दो। V1 कितना? 1.5/V2 इज इक्वल्स टू L1 कितना? 45/L2 कितना है? 75। 15 45, 15 75। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1.5/V2 इज इक्वल्स टू 3/5। 3 से ये 0.5 टाइम्स, तो V2 आ जाएगा 5 × 0.5। तो V2 आ जाएगा 5 पूरे 25, 2.5 वोल्ट। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।